सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? क्या आपने कभी पंचायती राज के बारे में सुना है? क्या आपने कभी म्यूनसिपैलिटी के बारे में सुना है तो वेल एंड गुड, जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो आज की क्लास में आज इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सो व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज पंचायती राज, व्हाट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट, इन सब पहलुओं पे आज हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने से पहले या लोकल गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए हमारे देश का स्ट्रक्चर, जो कि भली बात ही आप सबको अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो जैसा आपको पता है हम फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। दैट मीन्स वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द बॉटम। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट किया जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। क्लियर है? तो हमारी एक केंद्र सरकार है, यूनियन सरकार है जो कि टॉप पे है, और फिर हर राज्य की टेरिटोरियल स्टेट की अपनी अपनी सरकारें हैं। बहुत ही क्लियरली यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट किस किस लॉ पे कानून बना सकती है या किन किन पहलू पे कानून बना सकती है। सिमिलरली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन सरकार है, ये कहाँ कहाँ कानून बना सकती है, ये यूनियन लिस्ट में भी मौजूद है। क्लियर है? कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है। क्लियर है बात? लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। सपोज ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा देश है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हम नॉन सेंसस बात करेंगे तो 150 करोड़ हो चुकी होगी, और अगर सेंसस पे भी करेंगे तो इट इज अबाउट टू रीच 150 करोड़ वेरी सून। क्लियर है? तो इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है और सबका अपना अपना कल्चर है। इतने डिवीजन है हमारे कंट्री में कि जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इतने टाइप के लोग हैं। सिमिलरली हमारा लैंड एरिया भी काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, डाइवर्स ज्योग्राफी भी है, ठीक है। हर इलाका स्ट्रक्चरली भी अलग है, हर इलाके में रिसोर्सेज भी अलग हैं, प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, ज़रूरतें भी अलग हैं हर इलाके की। तो जो हमने दो सरकार बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट की, क्या आपको लगता है या आप सोच सकते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमने पूरे देश के लिए बनाई है, वो जो भी पॉलिसीज बनाएगी फॉर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, वो ठीक तरीके से लागू हो जाएगी ऑल ओवर दी कंट्री, जहां पे इतना डाइवर्स, इतना वेरीड एनवायरनमेंट है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता है। कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, कहीं पे रोड्स नहीं बनी है, कहीं पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। तो अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं हर एरिया की। तो जो पॉलिसीज़ अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पर अगर हम रिलाई करें कि इन्हीं की जो पॉलिसीज़ हैं वो पैन इंडिया या पैन स्टेट एक ही यूनिफॉर्म तरीके से काम करेगी और सबको सेम लेवल ऑफ बेनिफिट देगी। सरकार का काम क्या है? देश को चलाना, मतलब देश की जनता को गवर्न करना। तो अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? जनता के लिए सरकार, ठीक है। तो जो भी सरकार पॉलिसीज या लॉ बना रही है, क्या वो देश की पूरी जनता पे इजीली लागू हो सकती है? फीजिबिलिटी आपको समझ में आती है? क्या 150 करोड़ लोग हैं, इतना डाइवर्स एनवायरनमेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि मगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर मेरी पॉलिसीज से सेटिस्फाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुझसे डिससेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि उनकी ज़रूरतें ही अलग है, उनकी आवश्यकता ही अलग है, उनकी समस्याएं ही अलग है। क्लियर है? तो जो भी पॉलिसीज एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल बन रही है, वो ग्रास रूट लेवल पे ठीक से एम्प्लॉय या ठीक से इनकलकेट हो पा रही है, और उसका बेनिफिट राइट वे में मिल पा रहा है सिटीजन्स को या नहीं मिल पा रहा है, ये थोड़ा डाउटफुल होने लग गया। और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट होने लग गया। जो पॉलिसीज तो हमारी सरकार बना रही है, हमारे देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे सिटीजन को देने के लिए प्रयास करती रही, लेकिन वो प्रयास क्या हो गए? सारे वेस्ट जा रहे थे, क्योंकि एट दी ग्रास रूट लेवल एक इंडिविजुअल सिटीजन को सारी पॉलिसीज के बेनिफिट मिल नहीं पा रहे थे। क्लियर है? कनेक्शन नहीं था। क्योंकि आज मोदी जी बैठ के एक छोटे से शहर में किसी एक नागरिक की प्रॉब्लम को नहीं सुन सकते, नहीं वो उनसे
अपनी प्रॉब्लम जाहिर कर सकता है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों में, एक चेन का गैप है। तो हमने सरकार तो बनाई सेंट्रल और स्टेट में, लेकिन जो हमारे सिटीजन है वो तो लोकल एरिया की प्रॉब्लम से दुखी हैं। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, सपोज मैं अजमेर शहर का निवासी हूं, तो अजमेर की प्रॉब्लम अजमेर की अलग प्रॉब्लम होगी, मुझे मेरे एरिया की प्रॉब्लम पता है, मेरे कॉलोनी की प्रॉब्लम पता है, लेकिन वो प्रॉब्लम लेके क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकता हूं कि मुझे इसका उपाय दो? नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? ऐसी गवर्नमेंट की जो मेरे ही एरिया से निकली हो, जहां के लोग मेरे ही एरिया या मेरे ही शहर या मेरे ही जिले या मेरे ही गांव से निकले हों, ताकि वो मेरी सारी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ सकें, उसके साथ रिलेट कर सकें और फिर उस पर नेसेसरी स्टेप ले सकें। क्लियर है बात? तो इसलिए नीड अराइज हुई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जो कि लोकल एरिया पे काम करेगी। तो ये वो वाली सरकार हो गई जो आपके आसपास की सरकार है, आप ही के आसपास के लोगों में से बनाए हुए कुछ चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सरकार की तरह या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। क्लियर है? तो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो मेन काम हो गए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो मेन काम हो गए। एक तो लिंक बन गया बिटवीन द बिगर गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही हैं या जो भी लॉ कानून बना रखी है, वो कानून ठीक तरीके से इम्प्लाई हो रहा है, इम्प्लीकेशन हो रहा है, और उस कानून के जो भी बेनिफिट हैं वो सिटीजन को मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, या कानून के जो भी प्रावधान हैं वो सिटीजन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये इंश्योर कौन करेगा? ये इंश्योर करेगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज अ ब्रिज एक्ट करके, एज अ चेन एक्ट करके। ठीक है? सरकार, मेन सरकार जो हमारी है, फेडरल सरकार जो हमारी है, उसका एक सिटीजन से लिंक बैठाएगी। क्लियर है? दूसरा, हर सिटीजन की क्या जरूरत है? हर सिटीजन की क्या जरूरत है? अब ऐसा तो है नहीं मैं अजमेर में बैठा हूं, मेरी जो जरूरत है एक सरकार से, वही जरूरत है तमिलनाडु में बैठे एक इंसान की जरूरत है, उधर होगी तमिलनाडु के एक गांव में जो बैठा उसकी जरूरतें सेम होंगी। हो सकता है अलग अलग समस्या हो, जैसे हमारे देश में हमारी स्टेट में पानी की थोड़ी समस्या है, सूखा है, मतलब हमारे यहाँ पे पानी इतना एम्पल अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहीं पे जो पंजाब में बैठा है उसको पानी की कोई समस्या नहीं है, उसकी समस्या हो सकता है कोई दूसरी समस्या हो। तो क्योंकि हमारी समस्या ही दूसरी हैं तो हमारे समाधान भी दूसरे होने चाहिए। लेकिन हमारी समस्याएं हम बताएंगे किसको? हमारी समस्या हम किसको बताएंगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता नहीं सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट को बता नहीं सकते, क्योंकि उनका स्कोप, उनका एरिया ऑफ वर्किंग वो ज़्यादा बड़ा है, वो मेरे से कॉन्सेंट्रेटेड होके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, मेरे लिए नहीं कर सकते। तो सिटीजन की जो भी समस्याएं या जो भी नीड है या आवश्यकताएं हैं, उसको रखने के लिए हमें एक ग्रास रूट लेवल पे एक गवर्नेंस चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर है बात? कंसेप्ट समझ में आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? अभी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी विल कम ऑन टू दैट ऑल्सो। ठीक है? अभी एज ऑफ नाउ हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत क्या है इस दुनिया में या हमारे देश में, उसको समझो पहले तो। ठीक है? ये समझ में आ गया? तो ये मेन दो काम है, एक तो हमारा गवर्नमेंट से लिंक करना, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज लॉ को ठीक तरीके से सिटीजन लेवल पे इंप्लीमेंट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Similarly, the issues and the needs faced by the needed by the citizen at grassroots level should be communicated to the government via local self government. Clear है बात? तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के काम है। ठीक है? इसलिए हमने बनाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई नहीं, बनाई वर्ड इसके लिए गलत है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे देश में, लोकल गवर्नमेंट हमारे देश में जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है, टाइम इमेमोरियल से चले आ रही है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन एक नया कंसेप्ट है। इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947 ओनली ना। इंडिया आजाद होकर एक देश कब बना? सारे राजे रजवाड़े सारे प्रांत मिलकर एक देश कब बना? 1947 है। उससे पहले कोई देश नहीं था, उससे पहले अलग अलग टुकड़े थे और अलग अलग साम्राज्य थे जो अपना अपना एरिया गवर्न करते थे। क्लियर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट है, लेकिन जो ये लोकल गवर्नमेंट है ना, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। ये आपके बुद्धिज्म, रामायण, महाभारत तब के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में। हर छोटे छोटे कुनबे, हर छोटे छोटे एरिया की अपनी खुद की सरकार होती थी, क्योंकि उनकी खुद की जरूरत है, उनकी खुद की समस्याएं, तो डील भी उनको खुद को ही करना है।
यही बेस्ट तरीका है और यही पॉसिबल तरीका है। क्लियर है? तो ये तो एग्जिस्टेंट है, लेकिन इनका पुनर्जन्म अब हमने वापस लिया है आफ्टर 1992। 1992 में इसका पुनर्जन्म हुआ बाय 73rd अमेंडमेंट विलेज लेवल पे और 74th अमेंडमेंट जो म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को लागू किया। ठीक है ना? एक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्लेस कब मिली? 1992 में 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दूं तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी हमने एक आर्टिकल 40 पढ़ा था, अगर आपको याद हो, डीपीएसपी का, कि इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज पंचायती राज सिस्टम। गांधीयन प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था गांधीयन प्रिंसिपल। तो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू ऑर्गेनाइज एंड टू प्रमोट द सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ये हमारा एक डीपीएसपी था। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जो डीपीएसपी होते हैं वो सिर्फ गाइडलाइंस है, मेयर एथिकल गाइडलाइंस है हमारे स्टेट के ऊपर कि आपको इनके प्रयास करने चाहिए। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट मैंडेटरी। हमने ये देखा है। तो इस पे इतना फोकस नहीं हो पाया। फोकस तो हो रहा था, बार बार बहुत सारी कमिटीज हुई, लेकिन एक्टिवली प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। साथ ही साथ गांधी जी जो थे, इसको गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सो गांधी जी वॉज अ हार्ड बिलीवर या ऑल टाइम कोर बिलीवर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गांधी जी बोलते थे कि द सक्सेस ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उनके अनुसार एक देश का उद्धार वही हो सकता है या पॉसिबल हो सकता है, इतने बड़े देश, भारत देश का उद्धार जब ही हो सकता है जब प्रॉपरली हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चैनल काम करे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज और क्रिएट की जाए। क्लियर है? ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको मिले। गांधी जी ये सोचते थे। हालांकि 1950 में इसको एक डीपीएसपी के तौर पे ही लाया गया, लेकिन फिर इवेंचुअली जाके जैसे जैसे नीड बढ़ी और लोगों को लगा कि यार ये बिल्कुल सही बात है, हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। 1992 आफ्टर सो मेनी कमिटीज वर्किंग ऑन इट, बहुत सारी कमिटीज बैठाई गई इस दरमियान 1950 से 1992 में। काफ़ी सारी कमिटीज ने अपने अपने सजेशन दिए रिगार्डिंग दी कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज और दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और फाइनली जाके 1992 में वी इनकलकेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और हमने पार्ट 9 में पंचायती राज सिस्टम इनकलकेट किया। क्लियर है बात? तो ये तो थी आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नीड क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की और क्या क्या काम आती हैं ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक और बात, स्ट्रक्चर क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो इसके लिए क्या करना है हमें, अब मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो हो रहा है, ऊपर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ये हमें पता ही है, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते ही थे, लेकिन इसको फर्दर हमने डाउन लेके गए, फर्दर हमने इसे नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक लेके गए और इसे बोला गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बोल दें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द नेशन, स्टेट राज्य लेवल पे, टेरिटोरियल स्टेट लेवल पे, एंड देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट को फर्दर विभाजित किया हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको बोला गया हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल वर्ड क्यों दिया गया वो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लोकल लोगों से ही बनी हुई गवर्नमेंट है। ये उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों में से ही चुने हुए लोग इसका गवर्नेंस देखते हैं, तो वो भली भांति वाकिफ हैं उस एरिया की समस्याओं, उस टाइप के लोगों, सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों की समस्याओं से और उनकी ज़रूरतों से। तो वो फिर उसी अनुसार अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फ्रेम करते हैं और पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराने में मदद करते हैं। क्लियर है? इसको फर्दर हमने डिवाइड करा दो लेवल में, एक है अर्बन लोकल गवर्नमेंट और एक है रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अब जैसा हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में अपने कुछ शहर भी होते हैं, मतलब टाउन और सिटी एरिया भी होता है, और काफ़ी सारे विलेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ये सब मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो डिस्ट्रिक्ट को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट में, ताकि स्ट्रीमलाइनिंग बहुत अच्छे से हो जाए और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पॉसिबल हो पाए। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं म्युनिसिपल सिस्टम, और यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। क्लियर है? तो कहाँ से अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से चालू हुए, क्या कंसेप्ट है, क्या हिस्ट्री है, कहाँ से आ रहा है, क्या फायदे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ये सब समझ लिया। देन अभी हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस लेग्स पे काम करता है। तो एक तो अर्बन लेग पे काम करता है शहरी इलाकों में,
और एक रूरल गांव वाले जो इलाके हैं उस लेवल पे काम करता है। जो शहर वाला अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसको हम म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं या म्यूनसिपल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी फर्दर बाइफर्केशन होंगे। और इधर हम जो गांव वाला विलेज लेवल पे जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। क्लियर है? तो अब उठा लेते हैं पंचायती राज सिस्टम को। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये सब अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं कि आपको शुरू में ही पता पड़ जाए कि सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है, ये समझ में आ जाना चाहिए आदमी को। बाकी थियरी तो अपन आगे पढ़ ही लेंगे, ठीक है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल इज नोन एज पंचायती राज, इज नोन एज पंचायती राज। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिक्स प्लेस स्टैच्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला इसको मिला 1992 73rd अमेंडमेंट पे, ठीक है। अब इसके भी क्या करा है हमने, ये 3 लेवल पे काम करता है, 3 टियर सिस्टम फॉलो बोलते हैं इसको, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पूरे जिले के लेवल पे जो काम होता है वो बॉडी को बोला जाता है जिला परिषद। क्या बोला जाता है? जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। कैसे होता है वो भी सब समझाऊंगा। फिर आता है आपका ब्लॉक लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे विलेजेस होते हैं। सपोज करो मेरा डिस्ट्रिक्ट है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, मतलब इनफैक्ट है ही अजमेर डिस्ट्रिक्ट, तो अजमेर में 100 गांव है, 100 गांव इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सारे गांव का क्या हो गया, जिला परिषद हो गया। जो बॉडी होगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी हो गई, जिला परिषद हो गई। अब इसके बाद इन डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा जाता है ब्लॉक में। तो हर ब्लॉक में क्या होता है, 5 से 10 विलेज मिला के एक ब्लॉक बना देते हैं। तो इस लेवल को बोला जाता है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, या बोला जाता है पंचायत समिति। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट लेवल, ये हमारा टॉप लेवल हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल हो गया। और फिर इंडिविजुअली जब इसको विलेज लेवल पे लाते हैं हम, तो इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत। दिस इज आवर 3rd लेवल, ठीक है ना, ये हमारा लोअर लेवल। तो ये 3 टियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके 3 लेवल है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी कॉल इट एज जिला परिषद, एट ब्लॉक लेवल और द इंटरमीडिएट लेवल वी कॉल इट ब्लॉक समिति और द पंचायत समिति, एंड एट द बॉटम लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल, ये सबसे ग्रास रूट है, ये सबसे लास्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी अगर कोई है हमारे देश में तो वो ये वाली है ग्राम पंचायत, जो एक गांव की इंडिविजुअली गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल गवर्नमेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक? चलो, अब इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं ग्राम पंचायत में, फिर ब्लॉक समिति में और फिर हमारी जिला परिषद में, उसको देख लेते हैं। तो अब जैसे आपको पता है ग्राम पंचायत ये एक विलेज लेवल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है एक विलेज के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होंगे, एक विलेज के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होंगे। तो पूरे विलेज को क्या किया जाता है, वार्ड्स में तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? वार्ड्स में तोड़ दिया जाता है। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, इसको ऊपर उठा लेंगे हमें ना, विलेज लेवल पे बात कर रहे हैं हम। तो विलेज, पूरे विलेज को द विलेज इज सब डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, इसको अलग अलग वार्ड्स में तोड़ दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर एक विलेज की पॉपुलेशन है 10,000, तो उसको 5 वार्ड में, 10 वार्ड में, कितने भी वार्ड में आप तोड़ सकते हो, 5 से लेके 20 जनरली वार्ड्स होते हैं एक विलेज में। तो इसको हमने सपोज करो पॉपुलेशन वाइज हमने इसको 5 वार्ड में इस विलेज को बांट दिया। विलेज ए नाम दे दिया हमने, इसको हमने 5 वार्ड में, एग्जाम्पल भी दे रहा हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो विलेज ए है, इसको हमने 5 वार्ड में तोड़ दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जितना भी कैटेगराइजेशन हमारे देश में होता है फॉर इलेक्शन पर्पसेस, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। टेरिटरीज हो गई, हमारे सीट्स हो गई, ये सब हमारे पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड होती है। तो इसी तरह हमने विलेज को क्या कर दिया, छोटे छोटे वार्ड्स में कर दिया, और उसको हमने कितने वार्ड्स में करा, 5 वार्ड में। तो हर वार्ड में से एक पंच चुना जाएगा, हर वार्ड में से एक लीडर चुना जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पंच। आपने नाम सुना होगा, पंच होते हैं। तो पंच हो गए जो कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं। और इन सब में एक हेड चुना जाएगा, वो होता है सरपंच, वो होता है सरपंच। पंच चुनेंगे लोग डायरेक्टली इलेक्शन देके, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। पंच कैसे चुना जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। तो लोग वोट करेंगे कि मेरे एरिया का पंच इसको बनाना है, सब वोट करेंगे, उम्मीदवार जो भी खड़े होंगे उनके अनुसार आप वोट करेंगे, और फिर फाइनली उस एरिया का, उस वार्ड का एक पंच होगा।
सारे पंच में से एक सरपंच सिलेक्ट किया जाएगा, वो होगा उस पूरे गांव का सरपंच, उस पूरे गांव का सरपंच। तो दिस इज सेम एज वी सिलेक्टिंग एमएलएस एंड देन एमएलएस पिकिंग अप वन चीफ मिनिस्टर। तो जैसे हम स्टेट लेवल पे एमएलएस के लिए वोट करते हैं, फिर एमएलएस में से एक चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, वैसे ही जैसे हम पूरे देश के लिए एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और फिर उनमें से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो सेम कॉपी एंड पेस्ट स्ट्रक्चर है यहां पे भी। वी डायरेक्टली सिलेक्ट आवर पंचेस, नॉट दैट पंचेस, पंच जो बोलते हैं हम पंच सिलेक्ट करते हैं और फिर उनमें से एक हेड सिलेक्ट होता है सरपंच। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत लेवल। ये कौन सा हमारा ग्राम पंचायत लेवल। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत बनाते हैं। जैसे ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये बन के बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब मिला के क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं लोकसभा या पार्लियामेंट। इसी तरह जो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट है उसको बोला जाएगा, विलेज लेवल पे उसको बोला जाएगा ग्राम पंचायत, जिसमें कौन होंगे? लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने गए पंच और पंच में से उठेगा एक सरपंच। ठीक है, यहां तक आ गई कहानी समझ में? ओके। फिर मैंने आपको बताया कि ये 3 लेवल पे काम करता है। तो विलेज लेवल हमारा क्लियर हो गया। विलेज लेवल से आ गई हमारी ग्राम पंचायत, विलेज लेवल से आ गई हमारी ग्राम पंचायत। फिर विलेज लेवल से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम आते हैं ब्लॉक लेवल पे। क्या आते हैं? ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल क्या होता है? जब हम 4-5 विलेज मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में सपोज करो 100 विलेजेस हैं, तो हमने इसके 10 ब्लॉक बना दिए। 10 ब्लॉक बना दिए यानी कि एक ब्लॉक में कितने विलेजेस हो गए? कितने गांव हो गए? 10 गांव हो गए। 10 गांव। तो इस ब्लॉक में कितने विलेज हैं? 10 गांव हो गए। तो इसका मतलब इसके अंदर 10 गांव की ग्राम पंचायत होगी। ब्लॉक के अंदर 10 गांव की ग्राम पंचायत होगी। समझ में आता है या नहीं आता है? क्योंकि ब्लॉक कितने गांव से जुड़ के बना है? 10 गांव से जुड़ के बना है। तो इस ब्लॉक के अंदर 10 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। ये जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं ये ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं ब्लॉक समिति के। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। पंचायत समिति। ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल, ये इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब इनमें से चुना जाएगा यहां पे एक ब्लॉक प्रमुख। क्या होगा? ब्लॉक प्रमुख। हर ब्लॉक का प्रमुख होगा बेसिकली जो यहां पे होगा। तो इधर से चुना जाएगा आपका ब्लॉक प्रमुख। ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट लेवल। फिर तीसरा आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और बड़ा कर दिया हमने। तो सारे ब्लॉक मिलके पूरे विलेज में कितने गांव, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव होते हैं? 100 गांव। तो 100 के 100 गांवों की जो ब्लॉक समिति या विलेज पंचायत है वो मिलके बनाएगी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नेंस, जिसको बोला जाता है जिला परिषद। जिसको बोला जाता है जिला परिषद। तो अब ब्लॉक में से रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे हमारे जिला परिषद के अंदर। क्लियर है बात? तो इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रमुख होता है या हेड होता है, उसको बोलते हैं हम जिला प्रमुख। जिला प्रमुख नाम से जाना जाता है वो। तो आप अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया का आप देखना जिला प्रमुख कौन है, आप ढूंढने की कोशिश करिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कौन आपके एरिया का जिला प्रमुख है। जो जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते वो प्लीज ढूंढे अपने अपने एरिया का जिला प्रमुख कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रमुख कौन है। तो ये इस तरीके से 3 टियर पे काम करता है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर है बात? ये जो इंटरमीडिएट लेवल है, ये जो इंटरमीडिएट लेवल है, ये सब जगह फॉलो नहीं होता। ये कई स्टेट के ऊपर, जुरिसडिक्शन के ऊपर है कि वो चाहें तो 2 लेवल भी, 2 टियर सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं और चाहें तो ये वाला टियर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, 3 टियर सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वॉज पंचायती राज सिस्टम एट 3 लेवल्स एट लोकल सेल्फ गवर्नेंस लेवल। आगे बात समझ में आपको आया हो? आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। सिमिलर इसका पैरेलल सिटी या टाउन वाले एरिया में, अर्बन एरिया में भी चलता है म्युनिसिपल सिस्टम। वो मैं आपको पढ़ते पढ़ते समझा दूंगा। एक मेन चीज आपको समझानी थी जो समझा दी, अब आपको धीरे धीरे बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब इसको हम हमारी किताब के हिसाब से पढ़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इसको हम किताब के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये मैं आपको बता चुका हूं कहां से इन्वॉल्व हुआ, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ओरिजिनेट अभी नहीं हुआ है, ओरिजिनेट तो सालों सालों से है, जन्मों जन्मांतर से है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चैनल कब बना, 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होने के बाद इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1992। ठीक है, तो इट एनविसेस 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं हम जिसको, देन पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या पंचायत यूनियन एट द इंटरमीडिएट लेवल, एंड एट द बॉटम वी हैव विलेज पंचायत और द ग्राम पंचायत। ये सिस्टम 3 टियर ऑफ पंचायती राज इस तरीके से फॉलो होता है। क्या कंसेप्ट होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो, सो दिस अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द पंचायत, and also added 11th schedule which consists of the 29 functional terms of items of the पंचायत। तो 73rd अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट के साथ हमने पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया। अब आप बोलोगे सर पार्ट 9 तो शुरू से ही है, हमारे तो शुरू से पार्ट्स है, 12 पार्ट तो थे ही, तो पार्ट 9 22 पार्ट तो थे ही, तो हमारे पार्ट 9 तो पहले ही होगा। तो आपको याद होना चाहिए पार्ट 9 पहले से रिपील हो गया था, इट वॉज ब्लैंक, और फिर बाद में जाके पार्ट 9 वापस से इंट्रोड्यूस हुआ है बाय 1992 73rd अमेंडमेंट। तो इस पार्ट 9 को हमने नाम दिया पंचायत सिस्टम। ठीक है, द पंचायत नाम से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी, ऑफिशियल स्टेटस दिया। क्लियर है, और एक 11th शेड्यूल ऐड करा जिसने 29 एरियाज ऑफ पंचायत गवर्नेंस बताया, 29 ऐसे सब्जेक्ट बताए जहां पे पंचायत अपनी गवर्नेंस रख सकती है, एरिया रख सकती है। क्योंकि ये गवर्नेंस वैसे किसके अंदर आती है, अगर पंचायत नहीं होती तो ये होती स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक डिटेल में नहीं जा पा रही थी, तो हमने पंचायत सिस्टम बनाया या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। अब लोकल गवर्नमेंट को क्या कर दिया, हमने कुछ अधिकार दिए और कुछ एरिया दिए जहां पे उनकी पास खुद के पास पावर है कानून बनाने, कानून इंप्लीमेंट या उस पर कार्य करने की। पावर देंगे कोई ना कोई, जब ही तो इनके कोई अस्तित्व होगा, इनकी कोई वैल्यू होगी। अगर सब कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट से ही लिंक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक करना होता तो इनके अस्तित्व या इनकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इनको हमने 29 आइटम दिए जहां पे ये खुद का प्रोसेस कर सकते हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल नंबर 243 टू 243 ओ, तो 243 से लेकर 243 ओ तक हमारे पंचायती राज सिस्टम के लिए आर्टिकल दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है, द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ था तो वी कैप्ड दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज डीपीएसपी ओनली, कि पंचायती राज सिस्टम बनाए फॉर द ऑफिशियल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और फॉर द सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन इट वॉज कैप्ट एज डीपीएससी, सो इट वॉज नॉट मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी नहीं था। इसको लेटर ऑन करके हमने 1992 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको परमानेंट जगह दे दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट गेव शेप टू दी आर्टिकल 40। अब ये मैंने आपको बताया इट वर्क्स एट 3 लेवल्स। सो वी हैव पंचायत एट द विलेज लेवल, द बेस लेवल, इंटरमीडिएट ब्लॉक पंचायत, देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको बोलते हैं हम ग्राम पंचायत, इसको बोलते हैं हम ब्लॉक समिति, इसको बोलते हैं हम जिला परिषद। ठीक है, ये 3 लेवल पे हम काम करते हैं। जो इंटरमीडिएट लेवल है ये स्टेट के ऊपर है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। तो जनरली किसी की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो वो इंटरमीडिएट लेवल नहीं करके डायरेक्ट टियर 1 और टियर 3 पे भी काम कर सकता है। इंटरमीडिएट लेवल की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप 2 टियर भी फॉलो कर सकते हैं और 3 टियर भी फॉलो कर सकते हैं, बट जनरली इट इज 3 टियर ओनली। However, some state follow 2 levels only. ठीक है, अब इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन कैसे होता है, तो ऑल दी सीट्स इन अ पंचायत इज फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मैंने आपको बताया कि हर विलेज को वार्ड्स में तोड़ा जाता है और वार्ड्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं डायरेक्टली वोट देके। क्लियर है, डायरेक्टली वोट देके। तो इस जो इलेक्टोरेट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। जो भी उस वार्ड के या पूरे विलेज के जो 18 साल के ऊपर लोग हैं जो वोट देने योग्य हैं, उनकी जो इलेक्टोरेट है या उनके जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्राम सभा। और इनकी जो मीटिंग होती है, इनको बोला गया है कि साल में 4 बार आप मिला करें, मीटिंग करें, जिससे आपकी जो भी समस्याएं आवश्यकताएं
वो आप सरकार के साथ रख सकें, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट आपने चुनी है उनके पास रख सकें, और फिर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करें टू दी अपर गवर्नमेंट। तो इनको एडवाइजेबल है कि कम से कम 4 बार आप साल में मीटिंग रखें, पूरे एरिया के 18 साल के ऊपर जो वोट देने वाले लोग हैं मिलके अपने गांव की, अपने एरिया की समस्याएं, आवश्यकताएं जाहिर करें इस ग्राम सभा में, ताकि उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना सके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट। द इलेक्टोरेट इज नेम्ड एज ग्राम सभा, हो गई हमारी बात। द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ पास्ड बाय अ स्टेट। अब जो इनका चेयरपर्सन होगा ग्राम पंचायत का, वो स्टेट अपने कानून के अनुसार बता सकता है कि मुझे कैसे सिलेक्ट करना है, ये स्टेट के जुरिडिक्शन के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। क्लियर है बात? तो एक तो आपको सरपंच जिस तरीके से होता है वो नॉर्मली सरपंच जैसे इलेक्ट करते हैं, आउट ऑफ पंच वही किया जाता है, बट अगर आपको कोई प्रोसेस अलग तरीके से लेट डाउन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बात रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे कि भैया ये तो है कि सारे के सारे खड़े हो सकते हैं या सबको बराबर बराबर अधिकार है या किसी के लिए कुछ आरक्षित है, कुछ रिजर्व्ड है। तो रिजर्वेशन की अगर बात करेंगे, सो सीट्स आर रिजर्व्ड इन पंचायत फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये हमारे देश में हर जगह रिजर्वेशन है ही, जो भी स्टेट मशीनरी का पार्ट है वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन फॉलो करनी है, फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड बैकवर्ड पीपल। और ये भी हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, तो जिस रेशो में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है आपके गांव में, तो अगर गांव में 10,000 लोग हैं और 2,000 लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन इन पॉपुलेशन कितना है, 20%। 10,000 टोटल लोग, 2,000 बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, तो 20% रिप्रेजेंटेशन इनका आपकी पॉपुलेशन में है। तो 20% रिप्रेजेंटेशन ही इनका ग्राम पंचायत में होना चाहिए। 20% रिप्रेजेंटेशन भी इनका ग्राम पंचायत में होना चाहिए। सो इट शुड बी इन दी प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। आपके एरिया, आपके गांव में जो भी पॉपुलेशन है इनकी शेड्यूल टाइप या शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी की, वो ही रिप्रेजेंटेशन इनकी ग्राम पंचायत में भी होगा। क्लियर है? ये कौन बोलता है? आर्टिकल 243D बोलता है। आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 1/3 इज रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब जो आपने ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व करिए, इसमें से भी 1/3 जो सीट्स हैं वो आप महिला के लिए रिजर्व रखोगे। किसके लिए रिजर्व करोगे? महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व रखोगे। ठीक है, तो पुरुष के लिए कितनी हो गई? 1/3 इनकी हो गई, तो पुरुष के लिए कितनी हो गई? 2/3 सीट्स आर अवेलेबल फॉर दी मेन। ठीक है, सिमिलरली 1/3 ऑफ द टोटल सीट इज टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत इज रिजर्व फॉर विमेन। ठीक है, तो 1/3 वाला जो आपका जो पार्ट है उसको आपको शेड्यूल कास्ट ऐसे याद मत करो, आप तो टोटल याद रखो कि पूरी पंचायत का 1/3 आपकी क्या है, विमेन होनी चाहिए। तो फिर जो रिजर्व्ड वाली हो तो भी 1/3 विमेन होनी चाहिए उसमें, और जो अनरिजर्व्ड या नॉन रिजर्व्ड है उसमें भी 1/3 विमेन होनी चाहिए। एज अ होल पूरी पंचायत में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अ स्टेट कैन मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर चेयरपर्सन इन दी पंचायत। और ये स्टेट के ऊपर है कि वो जो चेयरपर्सन सिलेक्ट कर रही है पंचायत का, हेड जो चूज कर रहे हैं, उसमें भी रिजर्वेशन रख सकते हैं। क्लियर है? कौन कराता है इनके इलेक्शन? तो दिस ड्यूटी इज कैरिड ऑन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि ये इलेक्शन प्रॉपरली फेयरली कंडक्ट हो और सबके सब मत दें। ठीक है, मतलब कोशिश रहे। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर दी पंचायत। एकदम स्मूथली इलेक्शन हो जाने चाहिए, कोई भसड़बाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल सेंस में आप हो सकता है आप देखते हो कि कहीं ना कोई भसड़बाजी हो जाती है, बट हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये ड्यूटी है हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की। इट में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द पंचायत। तो जो भी इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है वुड बी लेड डाउन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर है बात? सिंपल सी चीज है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कितने समय तक पंचायत रहती है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, पैरेलल है टू दी स्टेट गवर्नमेंट में जो हम फॉलो कर रहे हैं, एंड सिमिलर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी ड्यूरेशन भी कितनी होगी? वुड बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ। कोई स्टेट लॉ का अगर उल्लंघन हो रहा है
तो फिर इनको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, स्टेट लॉ इसको डिसॉल्व कर सकता है और नई पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 5 साल का पीरियड है, इसमें से पुरानी पंचायत 3 साल गुजार चुकी है, 3 साल गुजार चुकी है, इसके बाद इसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो जो न्यू पंचायत इलेक्ट होके आएगी दैट वुड वर्क फॉर द रिमेनिंग 2 years ओनली, फॉर द रिमेनिंग पीरियड और द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। जो बचा हुआ समय है वो ही काटेगी, पूरा का पूरा 5 साल का समय नहीं काटेगी नई पंचायत। बट if the remainder of the period is less than 6 months, it is not necessary to hold election। नए 6 महीने से कम है तो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इलेक्शन नए करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं रोकड़ पे। रोकड़ का क्या हिसाब रहता है, फाइनेंसेस क्या है, क्या काम है, ठीक है। सो ऑथोराइज अ पंचायत टू लेवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। तो आपके एरिया में, आपके लोकल एरिया में, आपके गांव में, गांव के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको टैक्स कलेक्शन की जो जो अपॉर्चुनिटी है स्टेट गवर्नमेंट आपको वो काम दे सकती है। तो टोल कलेक्ट होना या किसी प्रकार का टैक्स लेना, प्रॉपर्टी टैक्स लेना, गांव का जो टैक्स होता है उस लेवल की अगर कोई बात करनी है तो ये अधिकार पंचायत को दे सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड टू द फंड ऑफ द स्टेट। सिमिलरली फाइनेंस में ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट जब अपना पैसा एलोकेट करेगी टू वेरियस पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस तो वो भी कर सकती है, और इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, हमारी पंचायत देखेगी, ग्राम पंचायत। ताकि ये जो फंडिंग है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा आ रहा है इट इज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सिटीजन एट ग्रास रूट लेवल, और उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है या हो पाए, इसलिए ये अधिकार इनको दिए गए हैं। अब कौन कौन से एरिया एग्जेम्प्टेड है या छूटे हुए हैं जहां पे पंचायत बनाने की ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 1992 के बाद हर स्टेट को ग्राम पंचायत बनानी है, मतलब पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करना है। 1992 से पहले ये मैंडेटरी नहीं था, ये डीपीएसपी था, लेकिन 1992 के बाद हर स्टेट को स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हालांकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि एग्जेम्प्ट रखे गए हैं जहां पे ये फॉलो नहीं करना। तो कहां पे फॉलो नहीं करना होगा, जहां पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना डिफिकल्ट हो, वहां पे ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसे इलाके टू दी स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सर्टेन अदर एरियाज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बिहाड़ पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ से हमने इसको फ्री कर रखा है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज भी अराइज होती हैं, तो वहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको अभी के लिए हमने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। These areas include the scheduled areas and the tribal areas in the state। तो इस स्टेट के जो भी शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं तो उन एरियाज में आपको पंचायती राज सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बार डिफिकल्ट हो जाएगा, फीजिबल नहीं है, दूसरा ये जनता अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगी, इतनी लिटरेसी लेवल ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। द हिल एरिया, देखो हिल एरिया ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग गोरखा हिल, ये सारी जगह जो हैं जो कि ज्योग्राफिकली या सम वॉट रीजन से नॉट सूटेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पंचायत है, उनको हमने एग्जेम्प्ट रखा गया है। हाउएवर द पार्लियामेंट हैज द राइट टू एक्सटेंड दिस पार्ट टू दीज एरियाज। तो पार्लियामेंट के ये पास पावर है कि अभी एग्जेम्प्ट है, बाद में आप चाहो तो इनको एक्सटेंड भी कर सकते हो, और इसके लिए एक पैसा एक्ट भी पास किया है, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट है ये, कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसलिए ये इंट्रोड्यूस भी किया गया। तो पार्लियामेंट के ऊपर पूरा अधिकार है कि वो इनको इस ज्यूरिसडिक्शन में ला सकती है कि यहाँ पे भी पार्लियामेंट पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। अभी के लिए इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड। अब कुछ फैक्ट देख लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। So the democratic decentralization was first started in 1958, implemented, started तो वापस जन्मों जन्मांतर से चल रहा है, लेकिन implement सबसे पहले कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में 1958 में, ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये प्रैक्टिकल बेसिस नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट करा हमने आंध्र प्रदेश में। फिर अगर ऑफिशियली अगर हमें बात करनी है तो हमारा सबसे पहले चालू हुआ राजस्थान में। द पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन October 2, 1959, गांधी जी के बर्थडे पे, इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो हमारे ही राजस्थान में, हमारे राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सबसे पहले गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 पे
पहली बार पंचायती राज सिस्टम ऑफिशियली लागू हुआ। अब इसको वापस कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑफिशियली तो ये 1992 से मैंडेटरी बना, लेकिन इससे पहले ये डीपीएसपी का पार्ट तो था ही ना। तो जिस सरकार को करना है पंचायती राज वो कर सकती थी, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगी। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार को लगा कि हमें करना चाहिए, तो इन्होंने नागौर में इसको अडॉप्ट किया, हालांकि इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। क्लियर है बात? सो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर पंचायती राज वॉज इंप्लीमेंटेड इन दी होल स्टेट। पूरी स्टेट में, फिर लेटर राजस्थान में इंप्लीमेंट किया। तो राजस्थान वॉज दी फर्स्ट स्टेट, हमारी स्टेट पहले नंबर पे। ठीक है, चलो तो अब आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73rd हो गया हमारे को, 73rd हमने पढ़ लिया, दैट इज पंचायती राज सिस्टम। तो 74th क्या होगा? 74th वुड बी दी अर्बन लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट रिलेटिंग टू दी अर्बन लोकल गवर्नमेंट और दी म्युनिसिपल सिस्टम। ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत नुआंसेस है डिफरेंट, वो भी हम देख लेते हैं। सो इसको डायरेक्टली देखते हैं। दिस एक्ट हैज एडेड अ पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 9 इज पंचायती एंड पार्ट 9A इज द म्युनिसिपल सिस्टम। क्लियर है? दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज द म्युनिसिपैलिटीज एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243P टू 243ZG। वो था 243 से लेके 243O, और 243O के बाद 243P से लेके 243ZG तक क्या है? आर्टिकल है रिलेटिंग टू दी म्युनिसिपैलिटीज। ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है, बट दिस इज एट दी अर्बन लेवल। वो है हमारी रूरल, वो हमारी गांव के एरिया की है, ये हमारी शहरी एरिया की है। ठीक है, काम वही है, कंसेप्ट वही है कि हमारी शहर की जो जरूरतें हैं या शहर की जो समस्याएं हैं, तो वो कौन निवारण करेगा? वो करेगी म्युनिसिपैलिटीज, जो आपकी लोकल एरिया ऑफ गवर्नेंस होगा। दिस एक्ट ऑल्सो एडेड अ न्यू शेड्यूल, 12th शेड्यूल। वहां पे कौन सा शेड्यूल था? 11th, और ये अब कौन सा है? 12th। ये बिल्कुल बैक टू बैक ही है, क्योंकि काम दोनों का एक है, बस वो गांव के इलाके का है, ये शहर के इलाके का। ठीक है, तो गांव में पार्ट 9, यहाँ पे पार्ट 9A, वहां पे शेड्यूल 11, यहाँ पे शेड्यूल 12। वहां पे 243O तक आर्टिकल है, यहाँ पे 243P से 243ZG तक आर्टिकल है। क्लियर है? डेट वही है, 74th अमेंडमेंट 1992 में ही इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? अब जैसा पंचायती राज वॉज अ 3-tier सिस्टम, सिमिलरली म्युनिसिपैलिटी के भी 3 लेवल ऑफ सिस्टम है। क्लियर है? तो इसमें क्या है? सबसे पहला आता है नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया। तो यहाँ पे नगर पंचायत बनती है सबसे पहले। नगर पंचायत कौन से शहरों के लिए? जो कि आधे अधूरे ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब गांव से शहर बन रहे हैं, डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में काफी सारे एरिया ऐसे होंगे जो कि अब डेवलप होते हुए गांव से अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरीकरण उनका बढ़ रहा है। तो ऐसे जो शहर हैं उनमें हम बनाते हैं नगर पंचायत। ठीक है, वहां पे थी ग्राम पंचायत, यहां पे है नगर, क्योंकि अब ये क्या हो गए? ये बड़े हो गए, ये पढ़े लिख के बड़े हो गए हैं, अब इनका नाम हो गया नगर। तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट में। फिर आता है म्युनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉल अर्बन एरिया। शहर तो है लेकिन छोटा शहर है, नॉर्मल शहर है। जैसे कोई भी शहर, अब आपकी स्टेट मुझे पता नहीं है तो मैं आपके शहर बता नहीं सकता, पर हाँ जनरली आपको पता होगा आपकी स्टेट में कौन से छोटे शहर हैं और कौन से बड़े शहर हैं। तो अगर कोई छोटा शहर है जिसकी पॉपुलेशन कम है, एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी है, बट वो चेंजिंग है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, तो उस पॉपुलेशन क्राइटेरिया में अगर फॉल करते हैं, उसके अंडर फॉल करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल। और अगर आप इससे ऊपर चल जाते हैं, पॉपुलेशन क्रॉस कर लेते हैं, तरक्की कर लेते हैं, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम। नगर निगम, जैसे हमारे शहर में नगर निगम, ये होता है नगर पालिका या नगर परिषद। नगर परिषद, ठीक है। तो ये है छोटे शहरों के लिए और ये है बड़े शहरों के लिए। तो जो भी बड़े शहर हैं उनमें सब में नगर निगम है। आप चाहे आप दिल्ली, मुंबई या किसी भी बड़े शहर की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? नगर निगम है। और ये छोटे शहरों में नगर परिषद। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं किसके? म्युनिसिपैलिटीज के। काम वही है, कंसेप्ट वही है। क्या काम? कि भैया लोकल एरिया की जरूरतों को समझो, लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स को समझो, उनको ऊपर वाली सरकारों तक लेके जाओ। ऊपर वाली जो सरकारें काम कर रही हैं, लॉज ला रही हैं, इंप्लीमेंट कर रही है, उसको ग्रास रूट लेवल तक लॉन्च करो, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करो। सेम काम, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, द सीट्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी देख लो, ये मेरा शहर है ए,
बी ले लो, गांव ए लिया था तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको मैं छोटे छोटे वार्ड्स में तोड़ दूंगा, छोटे छोटे वार्ड्स में तोड़ दूंगा, मेरे पूरे शहर को बहुत सारे वार्ड्स में बांट दूंगा। ठीक है, फिर हर वार्ड में से क्या होगा, एक पार्षद इलेक्ट किया जाएगा या फिर कॉरपोरेटर जिसको बोलते हैं वो इलेक्ट किया जाएगा। ये जो इलेक्शन होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, लोग जाके वोट करेंगे और अपना अपना पार्षद चूज करेंगे, वार्ड का पार्षद चूज करेंगे। फिर इस पार्षदों की जो ग्रुप बनेगी, पार्षदों की जो ग्रुप बनेगी उसमें से निकलेगा मेयर। क्या निकलेगा, उसमें से निकलेगा मेयर। तो वापस ग्रुप ऑफ पीपल जो हमने सिलेक्ट करे डायरेक्टली, उनमें से एक चुन के आया, आपस में ये चुन के क्या निकालेंगे, मेयर निकालेंगे। क्लियर है बात। अब इसमें जो मेयर है ये बेसिकली ऑनररी पोजीशन होती है कहीं पे, मतलब इनके पास रियल पावर्स एज सच नहीं होती, नाम की जैसे प्रेसिडेंट वाली पोस्ट है उस तरीके की मिलती जुलती पोस्ट होती है इनकी। और जो एक्टिव जो हेड, डी फैक्टो हेड जिसके पास रियल पावर होती है वो होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर। तो इसको, ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं जनरली, तो एम्प्लॉयड अधिकारी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर ये सारा काम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी होंगी। क्लियर है। बट जो हेड है, जो निकलेगा आपकी इलेक्टेड हेड, वो कौन होगा, आपका मेयर। ये पार्षदों के ग्रुप हैं, उनमें से निकलता है मेयर। ऑनररी पोजीशन भी कई स्टेट में होती है, कई स्टेट में इनके पास पावर्स भी खूब सारी होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये ऑनररी है या नहीं है, आप तो ये देखो बस कि जो पार्षद है उनमें से निकलेगा एक मेयर, वो चुनेंगे फिर अपना एक मेयर। फॉर दिस पर्पज ईच म्युनिसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू वार्ड। समझ में आ गई। द स्टेट लेजिस्लेटर में प्रोवाइड द मैनर फॉर इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, यानी कि मेयर को चुनने का तरीका स्टेट गवर्नमेंट बताएगी और जनरली यही सिस्टम रहता है। ठीक है भैया, तो म्युनिसिपैलिटी का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। सेम बात अब इधर रिजर्वेशन में कर लो, क्या आरक्षण है भैया, क्या क्या आरक्षित है। सो इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन। तो जिस प्रपोर्शन में, जिस रेशो में इनकी पॉपुलेशन है पूरे शहर में, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वही पॉपुलेशन में इनकी सीट्स होगी म्युनिसिपैलिटी में या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। क्लियर है बात। तो सपोज करो मेरे शहर की पॉपुलेशन है 1 लाख और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज है 15%, 15,000 लोग हैं। तो अगर मेरी म्युनिसिपैलिटी में टोटल सीट्स हैं 100, तो इसमें से 15 सीटें होंगी किसकी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, सेम प्रपोर्शन में होगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन। इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट नॉट लेस देन 1/3 फॉर विमेन। सिमिलरली 1/3 जो सीट है दैट शुड बी रिजर्व्ड फॉर दी विमेन, वो किसके लिए होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए, और बची हुई 2/3 पे मर्द लोग लड़ाई करेंगे। क्लियर है बात। टर्म 5 साल। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट शैल कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो नई जो भी आपको म्युनिसिपैलिटी होनी है, तो जो एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी है वो खत्म हो, उससे पहले नई की तैयारी आपको चालू करनी है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। If the municipality is dissolved before the period of 5 years, the election for constituting a new municipality is required to be completed within a period of 6 months from the date of its dissolution. तो अगर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू सम स्टेट लॉज या किसी भी कारण से, तो नई जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है आपको डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर अंदर गठित करनी है। क्लियर, सॉरी, इलेक्शन कराने हैं। ठीक है, किसके हाथ है इसका जिम्मा, वापस ये जिम्मा भी किसका है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है इस पूरे इलेक्शन कराना। म्युनिसिपैलिटी के जिस तरीके से पंचायत के थे उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराना भी किसके हाथ का काम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फेयर इलेक्शंस रिगार्डिंग दी म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंचायती राज एंड आर म्यूनिसिपल सिस्टम। एक बार स्ट्रक्चर वापस देख लेते हैं हम। सो वी हैव यूनियन गवर्नमेंट एट दी स्टेट, एट दी हेड। हमारे देश का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये तो फेडरल हो गया, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद हमें इसको तोड़ दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस पे तोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया। तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट,
फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट में फर्दर इसको हमने ग्रास रूट तक ले गए हम इसको इन एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट को भी हमने दो में तोड़ा, एक विलेज लोकल गवर्नमेंट और एक म्यूनिसिपैलिटी यानी शहरी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये दोनों ही कहलाती लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वो अर्बन है म्यूनिसिपैलिटी, और पंचायती राज हमारी विलेज है। ठीक है, क्या लेवल है इसके? एट ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल वी हैव विलेज पंचायत, देन ब्लॉक लेवल पे इसको ब्लॉक समिति, तालुका समिति, पंचायत समिति, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में नाम लिए जाते हैं। और फिर फाइनली जाके आता है थर्ड टियर, टॉप मोस्ट टियर इस जिला परिषद, जिला परिषद या जिला पंचायत। क्लियर है बात? ये इनके लेवल हैं। सिमिलरली अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो एट ग्राउंड लेवल, एट ट्रांजिशन सिटीज, जो कि गांव से शहर बन रही है सिटीज, तो उनको बोलेंगे हम नगर पंचायत। जहां की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कम है फिर भी, तो उधर बोलेंगे हम म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद। और फाइनली जो बड़ी सिटी है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको हम बोलेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन है हमारे किसका? हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। एंड विद दिस वी एंड दी चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक सो इसके बाद आपको कोई बिल्कुल दिमाग में 1% भी कोई संशय होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है या किस तरीके से काम करती है। फिर भी खुदा ना खास्ता कभी रह गई हो कोई कमी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होकर कहीं पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।